हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम सब्सक्रिप्शन को कैसे डील करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनमें कौन कौन से अकाउंट हम बनाते हैं और उनका जो नेचर क्या है और किस तरीके से हम उसके अंदर वैल्यूज़ को लिखते हैं। इसके अलावा मैंने फंड बेस अकाउंटिंग भी अपने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था कि इसको हम चंदा बोलते हैं, जो कि मेंबर्स होते हैं किसी भी क्लब के या किसी पर्टिकुलर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो रेगुलर बेस पे सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। तो इसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि आपको 2021 और 2022 दो ईयर्स दे रखे हैं, तो इसमें से 2022 को हम करंट ईयर मानेंगे, इसको प्रीवियस ईयर मानेंगे। ओके। एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे कर देते हैं, जो उनका जो शेयर है, जो जो उनका जो सब्सक्रिप्शन है, जो चंदा है, वो एडवांस में दे देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लास्ट ईयर एडवांस में दे दिया था, और कुछ ऐसे जिन्होंने करंट ईयर में एडवांस में दिया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनका अभी जो सब्सक्रिप्शन है वो पेंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स इसको लायबिलिटी मानते हैं। लायबिलिटी नहीं होता, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग। अब पेंडिंग देना बाकी भी हो सकता है और लेना बाकी भी हो सकता है। तो जो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देखें तो इसका मतलब है ये पैसा लेना बाकी है। तो दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि पेंडिंग था लास्ट ईयर और ये करंट ईयर में पेंडिंग है। देखिए, जब पेंडिंग होता है, जैसे मान लो पिछले साल में पेंडिंग था तो इस साल उसने दे दिया होगा, ये हम अज्यूम करते हैं। तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2000 मेंबर्स हैं और एवरी मेंबर इज पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। तो अगर हम देखें तो पूरा साल भर में जो इनकम है, जो आपके एनपीओ की जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 2000 इंटू 500, 10 लाख रुपीज होना चाहिए, चाहे मिला हो या ना मिला हो। तो जो हम यहां वैल्यू लिखते हैं, ये वाली जो वैल्यू है, ये इनकम ऑफ द करंट ईयर है। क्या है? इनकम ऑफ द करंट ईयर, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। अब इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार आपको ये वैल्यू दे देंगे और आपको ये निकालनी होगी, पर वो इतना इजी नहीं देंगे। वो क्या देंगे, आपको ये वाली वैल्यू दे देंगे। वो आपको बोलेंगे कि चलो हमारी इनकम इतनी है, चाहे मिली हो या ना मिली हो, आप वो निकालिए जो मिली थी, दैट इज जो रिसीव्ड हुई थी। तो ये वैल्यू हमारे, हम कहां से लेके आते हैं, ये वैल्यू हम लेके आते हैं रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड से। और मैंने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट में जो वैल्यू होती है वो करंट ईयर की नहीं होती, करंट ईयर में मिली होती है। दैट मीन्स वी रिसीव्ड इट इन द करंट ईयर, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब जो रिसीट एंड पेमेंट से जो वैल्यू आई है रिसीट्स में, उस वैल्यू के अंदर पैसा पिछले साल का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो मुझे उसमें से क्या करना है, जो पिछले साल का है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। नेक्स्ट ईयर का है क्या है, उसको हम हटा देंगे। तो जो बचेगा वो करंट ईयर का बचेगा। तो अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ एक वैल्यू गिवन है, मान लीजिए आप अज्यूम कर लीजिए कि एक वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो आप मुझे बताइए कि जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4500 रुपीज, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, और एक आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो करंट ईयर का पेंडिंग है वो करंट ईयर का है, क्योंकि हमारा फोकस है करंट ईयर पे। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो वो करंट ईयर का, चाहे मिला ना हो, आप उसको क्या करेंगे, ऐड। और जो आपका सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है आपका, 4500, वो पिछले साल का है और वो इस साल मिल गया होगा, तो क्या करें हम उसको, माइनस, क्योंकि वो पिछले साल का है। ये करंट ईयर का है, ऐड कर लिया। ये लास्ट ईयर का है, क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया। अब हम बात करते हैं एडवांस की। एडवांस जो लास्ट ईयर में मिला, एडवांस हमेशा अगले साल के लिए होता है। अगर लास्ट ईयर में एडवांस में मिला तो वो किस साल के लिए, अगले साल के लिए। तो वो किस साल का पैसा है, करंट ईयर का। तो हम इस 3000 को क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। और जो ये 4500 में एडवांस में मिला, जो कि करंट ईयर में मिला, वो किस ईयर के लिए एडवांस है, नेक्स्ट ईयर के लिए, 2023 के लिए। उसको हम क्या कर देंगे, करंट ईयर में जो एडवांस मिला उसको हम लेस कर देंगे। तो हमने एक इक्वेशन सेट कर दी। ये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस। पर एडवांस
जो होता है प्रीवियस ईयर का वो करंट ईयर का माना जाएगा, क्योंकि वो पिछले साल एडवांस मिला, एडवांस आगे के लिए होता है, तो पिछले साल एडवांस इस साल का माना जाएगा। तो क्या करा हमने, उसको ऐड, और जो इस साल एडवांस मिला वो हमने क्या कर दिया, लेस। तो हमने एक इक्वेशन सेट कर दी, और जो हमारी जो इनकम है फॉर द करंट ईयर दैट इज 10 लाख, वो हमें यहाँ पे ये हमने कैलकुलेट करके निकाल ली। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की जो ये वैल्यू आई 9,98,000, मैंने क्या करा, मैंने इस इक्वेशन को यहाँ लिखा, और इसमें x की वैल्यू को जो हमने फाइंड आउट किया, तो ये सारी वैल्यूज वो दूसरे साइड में जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो द वैल्यू इज 9,98,000। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पैसा रिसीव हुआ था वो कितना रिसीव हुआ था, 9,98,000, और उसमें अगर मैं इनको ट्रीट करूंगा तो दैट बिकम्स 10 लाख। तो इन्होंने उल्टा पूछा कि भाई आपको 10 लाख जो है वो आपकी इनकम ऑफ द ईयर है, ऑफ द करंट ईयर। हमने वो वैल्यू निकाली जो करंट ईयर में मिला था, चाहे किसी भी साल का हो। सो आई थिंक होप सो ये आपको अंडरस्टूड होगा कि मैंने ये सब्सक्रिप्शन के बारे में आपसे डिस्कस किया। कुछ और एग्जांपल भी हम यहां ले लेते हैं। ये मैंने जो एग्जांपल लिया ये इनकम साइड से लिया, एक एग्जांपल हम एक्सपेंस साइड से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका एक्सपेंडिचर साइड से। तो ये है आपका प्रीपेड सैलरी से रिलेटेड, एक्चुअल सैलरी, द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, सैलरी पेड ₹70,200, ये हमने पे करी, और इन द करेंट ईयर, सैलरी पेड इन करेंट ईयर, और प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी ऑन 31/3/2021 ₹1,200, and prepaid salary on 31/3/2022 that is ₹600, outstanding salary on 31/3/2021 900, and outstanding salary on 31/3/2022 ₹750। अभी मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिखा था वो कहाँ लिखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, क्योंकि वो इनकम थी, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ ट्रीट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हम इसको डेबिट साइड में ट्रीट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। सब्सक्रिप्शन इनकम था तो मैं बाय साइड की बात कर रहा था, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर। तो हम बात करेंगे कैसे हम इसको ट्रीट करें। हमें निकालना क्या है, सैलरी पेड, ये वैल्यू हम कहां से लेकर आए, ये वैल्यू हमारे पास आई है पेमेंट साइड से, पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट, मतलब ये हम रिसीट एंड पेमेंट से एक वैल्यू लेकर आए पेमेंट साइड से। तो जो रिसीट में इधर रिसीट होता है, इधर पेमेंट होता है, तो जो पेमेंट साइड से जो वैल्यूज होती है वो किधर आएंगी, एक्सपेंडिचर में। तो हम क्या लिखेंगे, टू सैलरी। अब यहां पे हमने कितनी सैलरी पे करी है, 70,200, पर जब हम रिसीट एंड पेमेंट से कोई वैल्यू लेकर आते हैं तो उस वैल्यू के अंदर कुछ पैसा लास्ट ईयर का भी हो सकता है, कुछ नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, कुछ करंट ईयर का भी हो सकता है। तो मुझे उसमें से दो वैल्यूज हटा देनी है, लास्ट ईयर की भी और नेक्स्ट ईयर की भी। तो जरा देखते हैं, जो आपने सैलरी प्री पे करी, मतलब लास्ट ईयर पे करी थी, तो किस साल की है, सोचिए आप। प्रीपेड, जैसे उसमें था सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो वो भी एडवांस हमेशा आगे के लिए होता है, ऐसे ही प्रीपेड भी आगे के लिए होता है। प्रीपेड हमने एडवांस में पे करा, तो अगर हमने पिछले साल पे करा तो वो किस साल का है, करंट ईयर का। तो हम जब भी हम बात करेंगे करंट ईयर की बात करेंगे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, हम क्या करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022, हम करंट ईयर की बात करेंगे। तो आपका जो एडवांस में हमने पे करा, कब पे करा हमने, वो लास्ट ईयर, तो किस साल का है, करंट ईयर का। तो हमारा यहां फोकस है ऑफ करंट ईयर, तो हम उसको ऐड करेंगे, ऐड प्रीपेड प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड ऐड हो जाएगा, दैट इज
1200। और जो प्रीपेड आपका करंट ईयर में है वो 2022 के लिए नहीं है, वो 2023 के लिए है, उसको लेस कर दीजिए। लेस प्रीपेड सैलरी ऑफ करंट ईयर, मतलब इन करंट ईयर में आपने एडवांस पे करी है तो क्या कर देंगे हम उसको लेस, दैट इज 600। टॉक अबाउट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब पेंडिंग। तो लास्ट ईयर का पेंडिंग हमने इस साल पे कर दिया होगा, लास्ट ईयर का जो पेंडिंग होगा सैलरी, अगर वो लास्ट ईयर में पेंडिंग था तो हमने करंट ईयर में पे कर दिया होगा, तो उसको हटाइए क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। तो लेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इन द प्रीवियस ईयर, वो हम लेस करेंगे क्योंकि वो पिछले साल का है, दैट इज 900। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो करंट ईयर की है, तो करंट ईयर की तो हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो ये हमने ऐड कर लिया, दैट इज 750। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना वैल्यू आएगा। इट विल बी 70,200 प्लस 1200 माइनस 600 माइनस 900 प्लस 750, it will come 70,650, 70,650। तो ये वैल्यू आई। तो अब मैं एक बार इसको कंक्लूड कर देता हूं। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो हमने सैलरी पे की 70,200 पे की, कब पे की है वो हमने, इन करंट ईयर में पे की, और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं करंट ईयर की सैलरी, चाहे पे करी हो या ना करी हो। तो मैंने क्या करा, जो प्रीपेड सैलरी थी, प्रीपेड मतलब एडवांस वाली, अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का एडवांस है वो ऐड करिए और करंट ईयर का एडवांस लेस कीजिए। और आउटस्टैंडिंग में कैसे चलोगे आप, करंट ईयर वाला आप क्या करोगे ऐड और लास्ट ईयर वाला लेस। कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रीपेड आपने पे करी पिछले साल, प्रीपेड मतलब एडवांस पे करी, तो पिछले साल पे करी तो किस साल की, करंट ईयर की, तो हम इसको क्या करेंगे ऐड, इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की होगी क्योंकि एडवांस है। और आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की है तो इस साल हमने पे कर दी होगी, तो हम इसको क्या कर देंगे लेस। और ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है तो करंट ईयर की, चाहे पे करी हो ना करी हो, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो आई गॉट दिस वैल्यू। तो जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि जो रिसीट एंड पेमेंट में जो वैल्यू आई है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे आएगी, क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो अक्रूवल बेस पे काम करता है, इसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम दोनों लिखते हैं, जबकि वो केवल कैश बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो अब इसमें अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या जैसे मान लीजिए स्टेशनरी कंज्यूम्ड या मेडिसिन कंज्यूम्ड या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इस चैप्टर में कंज्यूम्ड का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, आप देखिए। सबसे पहले हम जब कंज्यूम्ड की बात करेंगे उसका मतलब क्या है। देखिए, जो जैसे मान लीजिए एक स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब जो है वो स्पोर्ट्स मटेरियल भी यूज करता है, और जो स्पोर्ट्स मटेरियल है, अगर मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा 10,000 रुपीज का, ये आपने बाय किया, और आपके पास 4,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल पहले से ही था, तो कितना हो गया वो, 4,000 का पहले से था और 10,000 का आपने बाय किया, तो 14,000 हो गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मेरा एक्सपेंस क्या होगा सोचिए। 4,000 का था, 10,000 का बाय किया, दैट इज 14,000, और 14,000 में से 1,000 का बचा हुआ है, तो जो बाकी है वो, मतलब जो आपका 1,000 बचा हुआ है, तो जो 13,000 है उसका क्या हुआ, वो कंज्यूम हो गया। आपने कहा कंज्यूम का मतलब खा लिया, नहीं नहीं, कंज्यूम का मतलब है यूज कर लिया। तो जो एक्सपेंस माना जाएगा वो 13,000 माना जाएगा। आपने कहा सर खरीदा तो 10 का था पर कंज्यूम तो 13 का किया है, 3,000 का आपने पिछले साल का भी कर लिया है, इसका मतलब 4 का बचा हुआ था, 10 का हमने बाय किया, 14,000, 1,000 का एंड में, ईयर के एंड में बचा हुआ है, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने 13,000 का कंज्यूम किया। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंज्यूम्ड लिखते हैं कि कितना हमने कंज्यूम किया। तो एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। इट मे बी मेडिसिन, इट मे बी स्पोर्ट्स मटेरियल, इट मे बी स्टेशनरी, लाइक
स्टेशनरी, इट मे बी medicines, it may be sports materials, consumed, तो हमें क्या निकालना है? कंज्यूम्ड। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल्स, तो जो भी अमाउंट आएगा वो आप यहां लिख देंगे। डन। अब हम बात करते हैं अमाउंट पेड, ये कहां से निकाल के लाए हैं हम? रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट से, और मैं इसको कहां पे कन्वर्ट कर रहा हूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस में। तो इसमें आप मुझे बताइए, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स of what? Of sports material. Outstanding creditors sports material current year. Advance paid to creditors of sports material, ये मैं स्पोर्ट्स मटेरियल लिख रहा हूं शॉर्ट में, ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्रीवियस ईयर and advance paid to creditors of sports material current year। अब सोचिए आप क्या करेंगे। अगर ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स है स्पोर्ट्स मटेरियल का पिछले साल का, तो ये पिछले साल का पेंडिंग है, तो पिछले साल का अगर पेंडिंग है तो इस साल आपने पे कर दिया होगा, तो हमें इसे क्या करें? है तो ये प्रीवियस ईयर का, तो क्या करेंगे इसको हम? लेस। और जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के करंट ईयर के, वो करंट ईयर के माने जाएंगे ऐड। अब ये प्रीवियस ईयर का एडवांस है, एडवांस हमेशा याद रखिएगा, एडवांस आगे के लिए होता है, तो अगर प्रीवियस ईयर में आपने एडवांस में पे करा तो वो किस साल का है? करंट ईयर का, तो ऐड। और जो हमने एडवांस पे करा है करंट ईयर में, इन करंट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर का है, तो उसको हम क्या कर देंगे? लेस। तो जो यहां निकल के आएगा उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब इसमें ऐड कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर गिवन है, इफ गिवन, अगर गिवन नहीं है तो इसी को हम टोटल परचेज मान लेंगे, तो दैट बिकम्स टोटल परचेज। अब क्या करेंगे? टोटल परचेज के बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम स्पोर्ट्स मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब जरा ध्यान से समझिएगा, वो लोग इतने चालाक होते हैं, जब क्वेश्चंस पुट करते हैं तो वो आपको केवल टोटल परचेज दे दिया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, और साथ में ये वैल्यूज भी दे दी, ये और ये। अब अगर आपको परचेज दे ही रखा है तो इन वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? बस परचेज में ओपनिंग स्टॉक जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। अभी मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल लिया था कि 4000 का हमारे पास ओपनिंग था और हमने 10,000 का परचेज करा। मान लीजिए टोटल परचेज मान लीजिए कितना है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था कि हमने परचेज करा 10,000 का, ओपनिंग स्टॉक आपके पास 4000 था, तो कितना हो गया वो? 14 में से 1000 का आपके पास क्या है? बचा हुआ है, तो इसको हम प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। भाई 10 का आपने बाय करा, 4 का आपके पास पहले से था, 1 का आपके पास साल के एंड पे बचा हुआ है क्लोजिंग, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 13,000 जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये हमारा एक्सपेंस माना जाएगा। इट विल कम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर। आपने कहा सर ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएंगे? आपको पता होगा जो स्टॉक हैं वो हमारी एसेट है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर आपको अमाउंट पेड दे रखा है, अमाउंट पेड, तो पेड में ये सारे ट्रीटमेंट्स करने हैं। आपने कहा सारे दे रखे होंगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है एक या दो ही हो। उससे क्या निकलेगा? क्रेडिट परचेज। आपने कहा सर अगर कैश परचेज ना हो तो जो क्रेडिट परचेज है उसी को आप टोटल परचेज मान सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको आपको समझाता हूं। तो ये हमारा जो, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस ही आएंगे तो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछ लेंगे कि आप रिसीट एंड पेमेंट का नेचर क्या है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है। वो मैंने अपने पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, वहां आप देख सकते हैं, काफी डिटेल में मैंने वो डिस्कस किया है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका आपको बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है कि स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट, स्टॉक ऑफ, मान लीजिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट ही मान लेते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल रुपीज 10,000। देन आपका ये कब है? दैट इज ऑन 1/4/2021। और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31/3/2022, ये मान लीजिए है आपका 30,000। और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, मान लीजिए हमने परचेज करा रुपीज 40,000, रुपीज 40,000। तो आपको क्या निकालना है? कंज्यूम। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपको ये वैल्यूज गिवन नहीं है, ये और ये गिवन नहीं है, आपको क्या दे रखा है? केवल परचेज। तो परचेज कितना आपको बोलिए? परचेज है आपका 40,000 का, एड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? अब ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा? 21 वाला। 10,000 का आपके पास पहले से था, इसे समझिएगा कि 40,000 का आपने परचेज करा, 10,000 का आपके पास पहले से ही था, तो आपके पास कितना हो गया? 50,000। अब आपके पास साल के एंड पे कितना बचा हुआ है? 30,000। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 30,000। तो अगर मैं इसको लेस कर दूं तो क्या निकलेगा आपका? 20,000। तो ये क्या निकला बताइए मुझे आप। तो ये आपका निकला स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो ये कहां आएगा? ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। कहां पे आएगा? कौन से साइड में आएगा? एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस साइड में आएगा। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। आई थिंक दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। तो मैंने कोशिश किया कि किस तरीके से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।